दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एमसीक्यूज का पूरा एक संकलन आपके सामने पेश किया जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो आपने पहले भी देखा है और ये दूसरा वाला है। इसमें भी 50 प्रश्न हैं और जितने हैं वो सभी एमसीक्यूज हैं। इसमें एक से ज़्यादा विकल्प आपके सामने होते हैं और उसमें से आपको सही की तलाश करनी होती है। तो इसके जरिए आप बेहतर रिविजन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में आपको दिख रहा है, तो किसी भी माध्यम के अभ्यर्थी को यहाँ समस्या नहीं होगी। देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें एक तरफ रचनाकारों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी जो रचनाएं हैं उसके नाम दिए हुए हैं। बताना आपको यह है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। जो न सुमेलित हो उसी को छांटना है। यहाँ बिल्हड़ के आगे लिखा हुआ है विक्रमांक देव चरित। पद्मगुप्त के आगे लिखा हुआ है नव साहसांक चरित। इसके बाद संध्याकर नंदी नाम के जो रचनाकार हैं इनके आगे लिखा हुआ है रामचरित। और वाकपति के आगे लिखा हुआ है कुमारपाल चरित। तो ये रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। अब इसमें से बताइए कौन सा होगा। ई वाले विकल्प में आप देख रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि जो वाकपति का यहाँ पे कुमारपाल चरित है ये वाला सुमेलित नहीं है, वाकपति की ये रचना नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान में बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। उज्जैनी में दिए थे, पाटलिपुत्र में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे या सारनाथ में दिए थे, या इसमें से कहीं नहीं दिए थे। देख लीजिए। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। प्रज्ञाशील समाधि ये तीन किसके भाग हैं। 4 आर्य सत्यों के हिस्से हैं, अष्टांगिक मार्ग के हिस्से हैं, त्रिरत्न का पार्ट है, या तृतीय बौद्ध संगीति में इनका अस्तित्व आता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। ये विकल्प हैं आपके। तो बताइए कि ये किसके हिस्से हैं, किसके भाग हैं। तो तीसरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ये अष्टांगिक मार्ग यानी जो 8 फोल्ड पाथ होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सल्तनत काल में फवाजील नाम का एक शब्द इस्तेमाल होता था, इसका मतलब क्या है। ये एक प्रकार का कर था या एक प्रकार का वसूली थी। अब ये किस तरह की वसूली थी उसका नाम आपको बताना है। ये धार्मिक कर था, शासन प्रबंध हेतु लिया जाने वाला शुल्क था, या अधिशेष भू राजस्व था, या भूमि की पैमाइश की एवज में लिया जाने वाला एक तरह से अर्थदंड था, आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा था। फवाजील के बारे में कहा जा रहा है। तो चौथा प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि ये अधिशेष भूमि राजस्व या भू राजस्व के तौर पर वसूला जाता था, यानी जिसे आप सरप्लस लैंड रेवेन्यू कहते हैं। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नांकित में से किसने रायचूर दोआब पर अधिकार कर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। ये कौन सा शासक था। हरिहर प्रथम था, बुक्का प्रथम था, कृष्णदेव राय थे, या देवराय प्रथम थे। विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। इसमें से कौन सा होगा। तो 5वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि ये कृष्णदेव राय थे, प्रतापी शासक थे और उतने ही धर्मात्मा और विद्वान भी थे। ये हमने देखा। अब इसके बाद 6वें प्रश्न को देखते हैं। 6वें वाले में ये कहा गया कि प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी ये किस संप्रदाय यानी किस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। तो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हैं, सुहरावर्दी से जुड़े हैं, कादरी से जुड़े हैं, या नक्शबंदी से जुड़े हुए हैं। इसमें से किससे इनका संबंध था। हमीदुद्दीन नागौरी। तो 6वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाले का मतलब है कि इनका संबंध सुहरावर्दी से था। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि यह किसका कथन है कि संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है। संसार वेद है और यह सृष्टि जो है ये कुरान है। ये किसका कथन हो सकता है। गुरु नानक देव का हो सकता है, रज्जब का हो सकता है, कबीर का हो सकता है, या दादू दयाल का हो सकता है। इसमें से किसका हो सकता है बताइए। तो 7वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ये रज्जब का कथन है। इन्होंने कहा कि संसार जो है वो वेद है और सृष्टि जो है वो कुरान है। इसके बाद आगे चलते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ पर किया। मालवा पे किया, चुनार पर किया, आमेर पर किया, या गोंडवाना पे किया, या इसमें से कोई नहीं था बताइए। तो 8वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि पहला आक्रमण जो साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से होता है वो मालवा पर होता है। 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गांधी अम्बेडकर के बीच में जो प्रसिद्ध पूना पैक्ट या पूना समझौता था वो कब होता है। 26 अगस्त 1932 को होता है, 26 सितंबर 1932 को होता है, 26 अक्टूबर 1932 को होता है, या 26 नवंबर 1932 को होता है। उसकी तारीख आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें से कौन सी होगी। 9वां जो प्रश्न है उसे आप देख रहे हैं, ये बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि 26 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट होता है। दलितों को यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल देकर और उन्हें अलग करने का एक तरह से यहाँ प्रावधान अंग्रेजों ने कर दिया था, और ये गांधी जी को पसंद नहीं आता है तो वो अनशन प्रारंभ करते हैं। नतीजा ये होता है कि बीच में समझौता होता है। तो यहाँ पर 26 सितंबर 1932 की जो तारीख है उसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ पर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम था, उसमें उस अधिनियम को किसने दास्ता का परिपत्र कहा या दास्ता का अधिकार पत्र कहा। मतलब 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके बारे में कहा गया है कि उसको किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा। उस व्यक्ति का नाम बताइए। वो महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे या भीमराव अंबेडकर थे। इसमें से कौन से व्यक्ति थे? तो 10वां जो प्रश्न है इसका बी हो जाएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने कि इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा। इसके बाद आगे चलते हैं। 10वें प्रश्न को हमने हल किया। 11वें में देखिए कहा गया है, यहाँ पर देखिए कि निम्नांकित में से कौन शाही नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख केंद्र हैं? बम्बई, कराची, मद्रास, कोलकाता या इसमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसमें ई वाला होगा। ई का मतलब ये है कि इसमें सभी सही हैं, जितने दिए हैं ये सभी मुख्य केंद्र के तौर पे ही यहाँ काम कर रहे थे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ ई वाला सही था। 12वें प्रश्न को देखिए, निम्नांकित में से कौन सा भारत में समेकित कोष पर लगाए गए व्यय के बारे में सही नहीं है? तो ए वाला दिया है कि यह संसद द्वारा गैर मतदान योग्य है, इस पर संसद के द्वारा चर्चा नहीं की जा सकती है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भी शामिल है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक खर्च भी शामिल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। इसमें से कौन सा होगा? तो 12वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि इसमें से ये वाला जो है ये सही है, इस पर संसद के द्वारा चर्चा नहीं की जा सकती है, ये आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ 13वां प्रश्न लापता है, 14वां डायरेक्ट आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 13वां यहाँ पे मिसिंग है, उसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, मौजूद ही नहीं है, तो दिखाया कहाँ से जाएगा। 14वें को देखिए, ये 14वां ही 13वां है असल में। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो अनुच्छेद 262 ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समायोजन से संबंधित है। मतलब कौन सा आर्टिकल किससे संबंध रखता है ये आपको देखना है। तो अनुच्छेद 262 ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 263 आप देख रहे हैं, अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान इसमें है। इसी क्रम में आप आगे देखें तो इसमें 312वां जो अनुच्छेद है उसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है और 320वें अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के विषय में बताया गया है। ये कुछ अनुच्छेद और उसके अंदर आने वाली चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। और यहाँ पर जो सही है वो नहीं तलाशना है, बल्कि जो सही ढंग से मेल न खाता हो वो आपको खोजना है। तो ऐसा कौन सा होगा? 14वें को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो 320वां आर्टिकल दिया है ये ठीक नहीं है, बाकी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जो कि कायदे से 14वां है। वकीलों के स्वर्ग के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना किसने की है? सर आइवर जेनिंग्स ने की है, या एच.वी. कामत ने की है, लोकनाथ मिश्र ने की है, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की है, या इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं था या एक से ज़्यादा थे? बताइए। तो 15वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ये आइवर जेनिंग्स का कथन था कि ये वकीलों का स्वर्ग है। इसके अंदर इतने नियम कायदे अनुच्छेद और प्रावधान है कि ये आम जनता की समझ से बाहर का है और ये सिर्फ जो वकालत करने वाले लोग हैं यानी बड़े बड़े कानून के जानकार हैं उन्हीं की समझ में आएगा और उन्हीं के लिए अच्छा है। इस प्रकार का इनका कथन था। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, या इसमें से कोई नहीं? बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 16वां जो प्रश्न है इसका हो जाएगा सी वाला। ये वित्त आयोग है जिसको कि यहाँ पर संतुलन चक्र के तौर पर देखा जाता है, ये सी वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये 16वां हमने देखा। 17वें प्रश्न की ओर। 17वें में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज मन्नार समिति 1969, सरकारिया आयोग 1983, पंची आयोग 2007, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा? इसमें से कौन सा होगा? तो 17वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई वाला। इसमें आप देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई वाला होगा। इसके बाद 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संचालन के लिए निर्धारित अवधि, अधिकतम अवधि कितनी है? यानी मैक्सिमम कितने समय तक इसे लगाया जा सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, या इसमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा? देख लीजिए। तो 18वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, 3 वर्ष की। इसके बाद नेक्स्ट, ये अधिकतम 3 जो वर्ष होते हैं वहां तक लगाया जा सकता है। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, वह राष्ट्रपति की मर्जी से पद धारण करता है, उसका वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा? इसमें से कौन सा होगा? तो 19वें प्रश्न को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, ये आपने देखा।
ये इसके बारे में सही नहीं है, जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 20वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ भी जो न सही हो वही तलाशना है, जैसे पीछे आपने देखा था वैसे ही। तो दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री बन सकते हैं। दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री बन सकते हैं, और राष्ट्रपति की मर्जी से मंत्री का पद धारण कर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की मर्जी से मंत्री का पद धारण किया जाता है, यानी मंत्री जो है वो पद धारण करता है। प्रधानमंत्री मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के लिए है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इस प्रकार के भी विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका सही नहीं होगा, जो टिक आप लगाएंगे वो सही नहीं होगा असल में। देख लीजिए, तो 20वां जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, इस प्रकार से। ये आपने देखा, यहाँ पर जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है, तो आपने सी वाले को चुना। इसके बाद आगे चलते हैं। 21वें प्रश्न को देखिए। 21वें में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो बर्ग्यार्ड्स है, साइबेरिया उसके आगे लिखा है, पिग्मी ये जनजातियों के नाम है। तो पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन की है, ऐसा लिखा हुआ है। सकई जो है ये मलेशिया की है, और मसाई जो है ये कालाहारी जो डेजर्ट वाला क्षेत्र है वहाँ की है। तो इसमें से कौन सा आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। 21 आप देख रहे हैं, इसका डी हो जाएगा। मसाई का कालाहारी जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर सही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर जो नहीं सही ढंग से मेल खाता है वही खोजना था। 22वें प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्री कैम्ब्रियन माउंटेन के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पे प्री बैम्ब्रियन दिया हुआ है, जबकि प्री कैम्ब्रियन होगा। इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। यहाँ पर लॉरेंशियन माउंटेन का नाम दिया है। इसके अलावा जो एल्गोमन माउंटेन्स हैं उनका नाम दिया है। फेनो स्कैंडियन जो हाईलैंड्स हैं उनका नाम दिया है, और अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे देश की उसका नाम दिया है। तो इसमें से कौन सा प्री कैम्ब्रियन है बताइए। 22वां। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी प्री कैम्ब्रियन है, यानी ई वाले को आप चुनेंगे। उपरोक्त सभी, एक से ज़्यादा यानी सभी यहाँ पर सही है। ई वाला इसका परफेक्ट होगा। इसके बाद 23, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागर का प्रवाह नहीं है, यानी यहाँ पे वार्म ओशियन करंट कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो रेनल करंट है, इसके अलावा एंटिल्स धारा है या करंट आप कह सकते हैं, सुशिमा की जलधारा है, बेंगुआ की जलधारा है, इसे बेंगुला आप कहते हैं। तो इसमें से कौन सी जलधारा जो है वो गर्म नहीं है। देख लीजिए 23वां। तो 23वें का डी हो जाएगा। बेंगुला की जलधारा जो है ये कैसी है, ये ठंडी जलधारा है, बाकी जो है वो गर्म है। यहाँ पर गर्म और ठंडा कैसे होगा आप जानते हैं, विषुवत रेखा की ओर से चलेगी तो गर्म होगी, ध्रुवों की ओर से चलेगी तो ठंडी होगी, इस प्रकार से होता है। इसके बाद यहाँ देखिए कहा गया 24वें प्रश्न में कि बढ़ती गहराई के साथ उच्च अक्षांश वाले समुद्री जल में लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है। लवणता घटती है, बढ़ती है, गहराई के साथ परिवर्तित नहीं होती है, पहले बढ़ती है और फिर घटने लगती है, या इसमें से कोई भी सही नहीं है। देख लीजिए, तो 24वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि इसमें से लवणता जो है वो बढ़ेगी। यहाँ पर उच्च अक्षांश वाले जो समुद्री जल है वहाँ पे लवणता बढ़ती है। इसके बाद आगे चलते हैं। 24वें को आपने देखा। जो 25वां प्रश्न है उसको देखिए। 25वें में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मूल लावा शंकु का उदाहरण है। पीलियन, वॉल्केनियन ये ज्वालामुखी पर्वतों के प्रकार हैं। तो पीलियन प्रकार का वॉल्केनो जो होता है या ज्वालामुखी जो होता है वो, या वॉल्केनियन प्रकार का, स्ट्रम्बोलियन प्रकार का, या हवाईयन प्रकार का, इसमें से कौन सा वॉल्केनो होगा जो कि मूल लावा शंकु का उदाहरण है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा 25 का वो डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि ये हवाईयन प्रकार का है। हवाईयन प्रकार के जो वॉल्केनो होते हैं उसमें जो लावा शंकु होता है वो मूल प्रकार का होता है, मतलब बेसिक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर मूल का अर्थ बेसिक से है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारतीय राज्य के बारे में कहा गया है, तो कौन सा ऐसा राज्य है। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल है, या एक से ज़्यादा हो सकता है, या कोई नहीं हो सकता है। तो 26 को देखिए। इसका देखिए ई वाला होगा। ई का मतलब ये है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, जितने हैं एक भी इसमें भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करते। इसके बाद आगे 27वें को देख लीजिए। यहाँ पर दर्रों के नाम दिए हैं और उसमें प्रदेशों का नाम दिया है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, दीफू दर्रा अरुणाचल में है, पांगसो दर्रा जो है ये नागालैंड में है, और उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है या एक से ज़्यादा सही है। अब यहाँ पर सही नहीं होने और सही होने का मतलब ये है कि आपको बताना क्या है कि सही ढंग से कौन सा मेल नहीं खाता है, मतलब यहाँ पे मिस मैच कौन सा है ये आपको बताना है। देख लीजिए 27वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा। यहाँ देख लीजिए जो पांगसो दर्रा का दिया है नागालैंड, ये सही नहीं है, बाकी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल
कोडाइकनाल ये कहाँ पर स्थित है? इलायची की पहाड़ियाँ जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ कही जाती हैं वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों में, पलानी की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में, यहाँ पे जो हिल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से सभी सही है, कोई दो सही है, दो से ज़्यादा है, या कोई नहीं है? कौन सा होगा? 28वां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये पलानी की पहाड़ियाँ हैं, जो ये स्थान है ये पलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 28वें को आपने देखा, इसका सी वाला सही था। 29वें को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? कौन सा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? ओडिशा, गुजरात, झारखंड या राजस्थान, या इसमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा? 29 को आपने देखा, तो इसका हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि राजस्थान इसमें से ये मुख्य उत्पादक राज्य के तौर पर नहीं देखा जाता है। 30वें प्रश्न को देखिए। 30वें प्रश्न में ये कहा गया है कि चित्रवती और जयमंगली ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? जैसे पिछले टेस्ट में आपने ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा था, तो वैसे ही यहाँ सहायिकाओं के नाम दिए हैं, चित्रवती है और जयमंगली है। ये किसको सहयोग करती हैं? कृष्णा को, कावेरी को, पेन्नार को या वैगई को? विकल्प भी वही है, पिछला वाला ही, देख लीजिए। तो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। सी का मतलब है कि ये पेन्नार की सहयोगी नदियां हैं। यहाँ नदी का नाम जो मुख्य नदी है वो पेन्नार। इसके बाद 31 में ये कहा गया है कि एक चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर मास लिमिट इसको कहा जाना चाहिए, ये कितने के इक्वल होती है? अब अगर आपको ये पता होगा कि चंद्रशेखर मास लिमिट होती क्या है, तो आप इसमें आराम से जो द्रव्यमान दिया है, ये सब नीचे जो आप विकल्प देख रहे हैं ये क्या है? द्रव्यमान है। तो आप आराम से इसमें से चुन लेंगे। देखिए, चंद्रशेखर मास लिमिट ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम के एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक के द्वारा निर्धारित की गई है, और इसी आविष्कार के लिए, इसी संबंधित खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी का होता है उससे सम्मानित किया गया था। और ये भारतीय जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके नेफ्यू थे, उनके भतीजे थे। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रशेखर मास लिमिट का संबंध किससे होता है? तो ये ब्लैक होल के लिए कंडीशन होती है। आप जानते हैं कि जो स्टार होता है उसके अंदर जो प्रक्रिया चलती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सा? तो जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी नाभिकों के जुड़ने से एक बड़े नाभिक के बनने वाला प्रोसेस होता है, वो इसके अंदर होता है। और तारे के अंदर जो मेन फ्यूल होता है वो प्रायः हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन के जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं, फ्यूज़ होने लगते हैं, तो इससे हीलियम के जो एटम्स हैं वो बनने लगते हैं, और इस प्रकार से यहाँ बहुत सारी इनामरस अमाउंट में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ये कुछ प्रोसेस होता है। लेकिन ईंधन है तो ईंधन कभी न कभी ख़त्म भी होगा, और जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो तारे के पास बहुत सारे फ्यूचर होते हैं। बहुत सारे का मतलब है कि एक से ज़्यादा, और उसके लिए एक लिमिट होती है। अब जो चंद्रशेखर मास लिमिट होती है उसके या तो इक्वल रहे या उससे कम रहे, तो वो वाइट ड्वार्फ या एक सामान्य जो धुंधला तारा होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस लिमिट से क्रॉस कर रहा है या इस लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वो तारा बहुत संभावना है कि ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल कुछ और नहीं होते हैं, तीव्र गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होते हैं, और वो असल में एक मरा हुआ तारा ही होते हैं, जो कि ब्रह्मांड में अपनी तेज ग्रेविटी के कारण विलीन हो जाते हैं। दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि वो लाइट को भी खा जाते हैं। तो ये होते हैं मरे हुए स्टार ही, उन्हीं की लाशें होती हैं। तो यहाँ पर वो लिमिट कौन सी है? वो सन के मास को यहाँ पे आधार बना के बताई गई है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है इसमें से वो कौन सा होगा बताइए? ये आपका डी वाला हो जाएगा। यहाँ आप जो देख रहे हैं इसका जो ए वाला है वो सही होगा। 2.8 इंटू 10⁻, यहाँ पे जो ये ऐसे बना हुआ है एक इस तरह का निशान, इसके बाद 30 लिखा हुआ है, तो ये पावर है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो ये वास्तव में यहाँ पे 7 की कोटि का होता है, लेकिन यहाँ पूरा एग्जैक्ट उसका जो लगभग वाला मान है, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो 2.8 हो जाती है। तो 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम ये चंद्रशेखर मास लिमिट होती है। और इस प्रकार से यहाँ पे तय होता है कि कोई तारा जो है वो किस प्रकार का भविष्य अपना निर्धारित करता है, उसके द्रव्यमान पर सब कुछ निर्भर करता है। इतना हमने देखा, इसका ए वाला सही है। और इसके बाद आगे चलते हैं। 32वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर बैटरी के बारे में कहा गया है कि बैटरी जो है उसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा जो होती है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या इसमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा? कौन सा होगा? तो 32 का आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। मतलब जो सेल या बैटरी होती है उसके अंदर जो भी एनर्जी होती है वो रसायनों से उत्पन्न होती है, और उसको फिर बल्ब जलाने के लिए या रोशनी के लिए या जिन भी कारणों में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे उसका कन्वर्जन विद्युत ऊर्जा में होता है। तो इसका डी वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 33 को देखिए। फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक कॉयल, इसका क्या उद्देश्य होता है? ये जो चोक कुंडली होती है
इसका क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। उच्च वोल्टेज का उत्पादन करना, कम वोल्टेज का उत्पादन करना, गैस के आयनीकरण को रोकना, या फिर इसमें से फिलामेंट के माध्यम से प्रवाहित करने के लिए निम्न करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका यूज़ होता है, या इसमें से कोई नहीं, बताइए। तो जो 33वां है इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, उच्च वोल्टेज का उत्पादन करना, ये इसका पर्पज होता है। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें चोक कॉयल का यूज़ किया जाता है। ये आपने देखा पहले के समय में जो ट्यूबलाइट्स होती थी, आजकल तो एलईडी का ज़माना आ गया है, जो ट्यूबलाइट्स यानी जिन्हें आप रॉड कहते थे, तो उनके साथ एक ऐसी चोक कुंडली जुड़ी हुई होती थी और उससे वोल्टेज का यहाँ बढ़ाने घटाने वाला क्रम होता था, यानी ये उत्पादन, उच्च वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए यूज़ होती थी। तो 33 का आपने देखा। इसके बाद 34 की ओर चलते हैं। 34वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन अम्ल के गुण हैं? एसिड का क्या गुण होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पीएच स्केल के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि 7 जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उससे कम जो प्रदर्शित करने वाले पदार्थ होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। 7 से ज़्यादा वाला जो आंकिक मान है या क्वांटिटी है उसको शो करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो 7 के इक्वल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि लिटमस पर इनका व्यवहार कैसा होता है। जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यह एक प्रोटॉन का दान कर सकते हैं, यह एक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकते हैं, यह स्वाद में खट्टे होते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, ये भी विकल्प है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए जितने भी गुण दिए हैं ये सभी अम्लों के साथ मैच करते हैं और इसीलिए हम ई को चुनते हैं, यानी एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा का मतलब है कि सभी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, इसलिए हमने ई को चुना। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर 35वें को देखिए। यहाँ कहा गया कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित हो जाती है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक कहलाती है, एंडोथर्मिक कहलाती है, एडियाबैटिक कहलाती है, आइसोटेथर्मल कहलाती है, या फिर इसमें से कोई नहीं होती है या एक से ज़्यादा होती है। देख लीजिए यहाँ पर ऊष्मा अगर अवशोषित हो जाती है तब की बात की जा रही है। 35 को आपने देखा तो इसका हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डेल्टा धातु या डेल्टा मेटल जो है निम्नलिखित में से किसकी रचना है? उसके अंदर कौन कौन सा संगठन होता है ये आपको बताना है। तांबा, जस्ता और लोहा होता है, तांबा, जस्ता और निकिल होता है, तांबा और जस्ता होता है, तांबा और टिन होता है, या इसमें से कोई नहीं होता है। देख लीजिए तो 36 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, तांबा, जस्ता और लोहा। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो तांबा, जस्ता और लोहा का होता है, यानी कॉपर, जिंक और आयरन का होता है। इसके बाद 37, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में माना जाता है? कोशिका झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय जिसे कहा जाता है, यहाँ गोल्गी लिखा हुआ है, तो गोल्जी काय, या इसमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इसमें से कौन सा होगा 37? तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके विषय में ऐसा कहा जाता है। इसके बाद 38 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा यहाँ पे अगर पूछा जाता तो आप जानते हैं कौन सा होता है, लेकिन यहाँ सबसे छोटे की बात की जा रही है। तो रैप्सेलिया आर्नोल्डी या वोल्फिया या लॉडोसिया या गुलाब का फूल या उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए तो जो 38 है उसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, वोल्फिया। वोल्फिया जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर के तौर पर अभी तक का जो खोजा गया है उसमें देखा जाता है। सबसे बड़ा कौन है आप यहाँ विकल्प में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, शलजम में कोटा धब्बे ये किसकी कमी के कारण होते हैं? मतलब यहाँ पे कौन सा तत्व ऐसा होता है जिसकी की डिफिशियंसी से ये धब्बे पड़ जाते हैं, ये कोटा स्पॉट कहे जाते हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? कैल्शियम की कमी से होते हैं, मॉलिब्डेनम की कमी से होते हैं, जस्ते की कमी से होते हैं, या पोटेशियम की कमी से होते हैं? इसमें से कौन सा? 39। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ई वाला। अब ई का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, उपरोक्त में से एक से ज़्यादा, ये इसका मतलब हुआ। अब एक से ज़्यादा तो कितना, कौन कौन सा? इसमें से ए वाला भी होगा और बी वाला भी होगा। कैल्शियम और मॉलिब्डेनम दोनों की कमी से यहाँ पर शलजम के ऊपर छोटे छोटे जो काले धब्बे हैं वो पड़ने लगते हैं, दोनों की कमी यहाँ पर जिम्मेदार होती है। इसके बाद चलते हैं आगे। 40वें प्रश्न को देखिए। लोहे का मुख्य स्रोत है यानी आयरन का मेन सोर्स इसमें से कौन सा है? अब यहाँ पे भोजन के बारे में कहा जा रहा है, ये खदान में से खोदने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो बाजरा, केला, अंडे का एल्ब्यूमिन या पालक, या इसमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 40वां आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें से कौन सा होगा बताइए। जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सभी यहाँ आयरन के मुख्य स्रोत के तौर पर ही देखे जाते हैं। वैसे इसका जो ज़्यादा मुख्य प्रामाणिक उत्तर है वो पालक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सभी सही माने जाएंगे। 40वें का जो यहाँ मान्य उत्तर है वो सभी होगा, ऑल, जितने हैं वो सभी।
इसके बाद आगे चलते हैं, ई वाले को हमने चुना। 41वें को देखिए, 41वें में कहा गया कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका है, चीन है, यूके है या जर्मनी है? इसमें से कौन सा है या कोई नहीं है? बताइए। 41वां, तो इसका बी हो जाएगा चाइना। पेपर करेंसी जारी करने वाला या फर्स्ट कंट्री टू इश्यू पेपर करेंसी, इस प्रकार का देश कौन सा है? चाइना है। इसके बाद 42 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बांग्लादेश का वाटर लिली, यूएसए का बॉल्ड ईगल, यूके का कमल, फ्रांस का लिली और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। यहाँ देशों के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, तो कौन सा मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। 42 सी वाला होगा। यूके का जो कमल दिया है ये सही नहीं है, बाकी जो है वो तो ठीक है। यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का लोटस नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं आगे, 43 को देखिए। 43 में कहा गया कि मोसाद ये किस देश की खुफिया एजेंसी है? मोसाद जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन किस देश की? यूएसए की, इजराइल की, इराक की या ईरान की? इसमें से कौन सा देश होगा? तो 43 को जैसा कि आप देख रहे हैं इसका बी हो जाएगा, ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो वहाँ का है। इसके बाद 44 को देखिए, पादरी की हवेली, यानी पादरी का जो मेंशन है या चर्च एक प्रकार से ये है। हवेली इसका नाम है, लेकिन असल में ये क्या है? एक तरह का चर्च है। तो ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में, पटना में स्थित है, मुंगेर में स्थित है, गया में है या नालंदा में है? कहाँ पर है बताइए। तो 44वें का हो जाएगा ए, ये पटना में स्थित है, ऐतिहासिक स्थान है, पटना में स्थित है। इसके बाद 45 को देखिए, पुस्तक द प्रिंस, इसके लेखक कौन है? जग जाहिर बात है, ये तो नहीं भी बताया जाएगा तो भी आप जान जाएंगे, मैकियावेली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद 46 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? ये पटना माफ़ कीजिएगा, बिहार क्षेत्र की पंचायत है। तो यहाँ ये बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 वाला जो संस्करण है ये किसको मिला है? कुटुंबा पंचायत को मिला है, मोतीपुर पंचायत को मिला है, मोकामा पंचायत को मिला है या फतूहा पंचायत को मिला है? इसमें से कौन सा होगा? तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि ये कुटुंबा पंचायत है। इसके बाद 47 को देखिए, बिहार से पद्मश्री पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है? यहाँ पे नाम दिया है शांति राय मेडिसिन के क्षेत्र में, रामजी सिंह सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, विमल कुमार जैन सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, HC वर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा, इसमें से कौन सा होगा? तो ये सभी लोग जो है इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार बिहार वाले क्षेत्र से प्राप्त किया है। पद्मश्री पुरस्कार थोड़ा थोक के भाव दिए जाते हैं, ज़्यादा लोगों को दिए जाते हैं, तो यहाँ तादाद ज़्यादा हो जाती है। पद्म पुरस्कार वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, उसमें जो पद्म विभूषण और पद्म भूषण है ये गिने चुने लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन पद्मश्री की थोड़ी संख्या ज़्यादा होती है। और भारत रत्न तो सर्वोच्च होता ही है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे देश का। फिलहाल ये चारों ही व्यक्ति हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें दिया गया है। इसके बाद 48 को देखिए, अपनी थाली अपनी क्यारी योजना। यहाँ पे अपनी थाली अपनी क्यारी योजना ये शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, यूपी है, झारखंड है या छत्तीसगढ़ है या इसमें से कोई नहीं है? देख लीजिए। तो 48 का ए हो जाएगा, ये बिहार राज्य है। और हर थाली में बिहार का व्यंजन, ये भी योजना चली है कि हर थाली जो दुनिया भर की या देश भर की कम से कम है, देश की हर थाली ऐसा कहा गया है, तो पूरे भारतवर्ष में जितनी भी थालियां हैं उनमें बिहार का व्यंजन पहुंच सके, ऐसा इसका ग्लोबलाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल ये बिहार राज्य है। इसके बाद 49 यहाँ पर कहा गया कि उत्तर भारत का पहला पक्षी रिंगिंग सेंटर, ये जो बर्ड रिंगिंग सेंटर है, वाचिंग सेंटर है, ये कहाँ पर स्थापित होगा? ये मुंगेर क्षेत्र होगा या भागलपुर होगा, पटना होगा या समस्तीपुर होगा? इसमें से कोई नहीं होगा या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बताइए। तो 49 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि इसमें भागलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे खोला जाएगा। 50वें नंबर के प्रश्न को देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस छात्र ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा इसमें भाग लिया? जूली सागर, रवि प्रकाश, भोला कुमार, नीतू कुमारी या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा? इसमें से कौन सा होगा? तो 50वें का हो जाएगा ए वाला। ये जूली सागर थी जिन्होंने कि यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा वाला जो मोदी जी का कार्यक्रम था उसमें बिहार की ओर से हिस्सा लिया। ये हमने 50 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये सभी MCQs थे। इनके माध्यम से आपने विभिन्न विषयों पर अलग अलग जो महत्वपूर्ण MCQs हैं उन्हें देखा और रिवीजन का प्रयास किया। इसे अपने से हल करने का प्रयास जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपने कितने सही किए।